कक्षा 4 के सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 लतिका की डायरी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम लखनऊ महोत्सव में लगने वाले स्टॉल्स के माध्यम से कुछ और जनपदों की विशेषताओं को जानेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के खाने पीने की प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में जानेंगे और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इससे पहले कि हम कुछ और जनपदों के बारे में जानें, एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि इस पाठ के पहले भाग में हमने क्या क्या जाना था। बच्चों, हमने इस पाठ के पहले भाग में सबसे पहले जाना था यात्रा का मार्ग मानचित्र, जिसमें हमने समझा था कि लतिका के विद्यालय प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठानपुर झूंसी से लखनऊ तक का मार्ग मानचित्र क्या है। इसके बाद हमने संगम तट के बारे में जाना था। संगम तट पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। संगम तट के कारण प्रयागराज को संगम नगरी प्रयागराज कहा जाता है। संगम तट पर हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है। यह मेले विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ दूर दूर से देश और विदेशों से बहुत से लोग ये मेले देखने के लिए आते हैं। इसके बाद हमने जाना था कि सभी बच्चों ने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, संग्रहालय, प्राचीन सार्वजनिक पुस्तकालय देखा। इसके बाद आनंद भवन, स्वराज भवन, जवाहर नक्षत्रशाला देखा और फिर बच्चे पहुंच गए थे लखनऊ। लखनऊ में सभी ने विधानसभा भवन देखा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में बच्चों ने भूल भुलैया, चिड़ियाघर आदि देखे। इसके बाद बच्चे पहुँचे लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में लगने वाला एक प्रसिद्ध महोत्सव है। यहाँ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बहुत से स्टॉल लगाए जाते हैं। बच्चों ने सबसे पहले मथुरा स्टॉल को देखा। मथुरा श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है। बांसुरी मथुरा का प्रमुख वाद्य यंत्र है और मथुरा में लोग अभिवादन स्वरूप एक दूसरे को राधे राधे बोलते हैं। इसके बाद बच्चों ने देखा कानपुर स्टॉल। कानपुर में बहुत से मिलें, कारखाने हैं, इसीलिए कानपुर को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों ने देखा था गोरखपुर स्टॉल। बच्चों, गोरखपुर राप्ती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। गोरखपुर लाल पक्की मिट्टी के बने खिलौनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर भी प्रसिद्ध है। गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। आइए बच्चों, अब हम लतिका की डायरी के माध्यम से कुछ और जनपदों के स्टॉल्स पे घूमें और कुछ जनपदों की विशेषताओं को जानें। बच्चों, गोरखपुर स्टॉल को देखने के बाद बच्चे पहुँचे थे वाराणसी स्टॉल पर। वाराणसी स्टॉल पर आधुनिक तकनीकी द्वारा चलचित्र के माध्यम से वाराणसी के दर्शन कराए जा रहे थे। बच्चों, चलचित्र होता है सिनेमा। आप लोग सिनेमा में, फिल्मों में, वीडियो में देखते होंगे कि बहुत दूर दूर की वस्तुओं को, बहुत दूर दूर के स्थानों को सिनेमा और वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है, उनकी जानकारियाँ दी जाती हैं। इसी प्रकार वाराणसी स्टॉल पर चलचित्र यानी सिनेमा के माध्यम से वाराणसी के दर्शन कराए जा रहे थे, वाराणसी के बारे में जानकारी दी जा रही थी। आइए हम भी जानें बच्चों ने वाराणसी के बारे में क्या जाना। बच्चों, वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर सारनाथ है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। कहाँ दी थी बौद्ध धर्म की शिक्षा? सारनाथ में। किसने दी थी? भगवान बुद्ध ने। यानी बौद्ध धर्म की शुरुआत सारनाथ से हुई थी।
सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय भी है। मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि संग्रहालय वह स्थान होता है जहाँ बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों को संग्रहित करके रखा जाता है और उन्हें देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। सारनाथ के संग्रहालय में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 4 सिंहों वाला स्तंभ रखा हुआ है। बच्चों, आप ये चित्र में देख रहे हैं, यह स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था और पीठ से पीठ सटाए यही 4 सिंहों वाला स्तंभ हमारा राज चिन्ह है। आप देखिए चित्र में ध्यान से, यह है हमारा राज चिन्ह। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ही स्थित है। बच्चों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को BHU भी कहा जाता है। यह विश्वविद्यालय हमारे देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से है, यानी यह हमारे देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। वाराणसी में बच्चों गंगा किनारे घाट बहुत प्रसिद्ध हैं। गंगा किनारे घाटों की वजह से वाराणसी को घाटों का शहर भी कहा जाता है। उन्हीं में से एक घाट है दशाश्वमेध घाट। बच्चों को चलचित्र के द्वारा ही दशाश्वमेध घाट की आरती का कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। यह कार्यक्रम बच्चों को बहुत पसंद आया। सभी ने वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ ज्ञानवापी मस्जिद के भी दर्शन किए। बच्चों, यह देखिए, यह चित्र में आप वाराणसी के एक घाट को देख रहे हैं। बच्चों, संगीत के क्षेत्र में भी वाराणसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वाराणसी में बहुत से अच्छे संगीतज्ञ हुए, जिनमें से शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां, तबला वादक किशन जी महाराज, कथक नर्तक बिरजू जी महाराज और ठुमरी गायिका गिरिजा देवी प्रमुख हैं। इन्होंने वाराणसी को एक विशेष सांस्कृतिक पहचान दी। वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए भी बहुत जाना जाता है, यानी वाराणसी में जरी और रेशम का काम होता है। यहाँ की साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत बच्चों ने यहाँ की साड़ियों का नाम सुना होगा। मैं बताती हूँ क्या नाम है। वाराणसी में बनी साड़ियों को बनारसी साड़ी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, वाराणसी के 2 नाम और हैं, काशी और बनारस। इसीलिए यहाँ बनी साड़ियों को बनारसी साड़ी कहा जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि वाराणसी गंगा किनारे घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है। बच्चों ने वाराणसी के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की और आगे बढ़े और पहुँच गए झांसी स्टॉल पर। बच्चों, झांसी एक ऐतिहासिक शहर है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, वो अलग अलग क्षेत्रों में बटा है। मथुरा ब्रज क्षेत्र का जनपद है, उसी प्रकार झांसी कहाँ का जनपद है? बुंदेलखंड क्षेत्र का। झांसी के स्टॉल यानी पांडाल में रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े पर रखी हुई मूर्ति सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। बच्चों, झांसी की एक रानी हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई। वे बहुत वीर और साहसी रानी थीं। उनके साहस और वीरता की बहुत सी कहानियाँ, बहुत से किस्से हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी और उसमें उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीर और साहसी रानी थी। झांसी के पांडाल में राजसी कपड़े, मूर्तियाँ और प्राचीन हथियार रखे थे। इन्हें देखकर प्रतीत होता था जैसे झांसी की विशेषताएं कह रहे हैं। ये सभी राजसी कपड़े, मूर्तियाँ और प्राचीन हथियार झांसी की विशेषताओं को
बता रहे थे। सभी बच्चों ने इनको ध्यान से देखा। झांसी का जो किला है वो शहर के मध्य यानी बीच में बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। और बच्चों, झांसी का किला हमारे देश के बेहतरीन किलों में से एक है। बेहतरीन यानी बहुत अच्छे किलों में से एक है। बहुत से लोग झांसी के किले को देखने के लिए झांसी जाते हैं। झांसी स्टॉल के बाद बच्चों ने देखा आगरा स्टॉल। आगरा स्टॉल पर बहुत चहल पहल थी, यानी आगरा स्टॉल पर बहुत से लोग थे। और आगरा स्टॉल पर सामने ही ताजमहल का भव्य चित्र लगा था, जिसके सामने लोग अपनी फ़ोटो खिंचा रहे थे। यह देखिए, यह ताजमहल का चित्र है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने इसे आगरा जाकर देखा भी हो। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है और इसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देश विदेश से बहुत से पर्यटक ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। इसी कारण बच्चों, ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, क्योंकि यह बहुत सुंदर और भव्य है। आगरा के समीप स्थित फतेहपुर सीकरी को मुग़ल बादशाह अकबर ने बसाया था। बच्चों, आगरा से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी है, जो आगरा जनपद में आती है। इसे मुग़ल बादशाह अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आगरा, झांसी और वाराणसी पांडाल को देखने के बाद बच्चे आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि लखनऊ महोत्सव में एक तरफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों की प्रसिद्ध खाने पीने की चीज़ें लगी थीं, यानी एक तरफ खाने पीने की स्टॉल लगी थी। अब बच्चों ने वहाँ अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खाईं। हम भी जान लेते हैं कि जिन जनपदों के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा है, उन जनपदों में कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें प्रसिद्ध हैं। आइए जानें। हमने इस पाठ में वाराणसी के बारे में पढ़ा है। वाराणसी यानी बनारस। मैंने आपको बताया था कि वाराणसी को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या आप बच्चों बता सकते हो वह 2 अन्य नाम कौन से हैं? बिल्कुल ठीक, वाराणसी को काशी और बनारस 2 नामों से जाना जाता है। बनारस में मलइयो नामक व्यंजन बहुत प्रसिद्ध है। यह व्यंजन दूध से बनाया जाता है। और मैंने आपको लखनऊ के बारे में भी बताया था। लखनऊ का मुगलई पकवान बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें मुगलई पराठा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और लखनऊ में रेवड़ियाँ भी बहुत अच्छी और स्वादिष्ट मिलती हैं। हमने यह बच्चों, आगरा के बारे में आपने जाना था। आगरा के ताजमहल के बारे में तो आपने समझ लिया था। आगरा में खाने पीने की चीज़ों में पेठा बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मथुरा का पेड़ा भी प्रसिद्ध खाने पीने की वस्तुओं में आता है। सभी बच्चों ने खाने पीने की स्टॉल से अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खाईं और आगे बढ़ चले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए। लखनऊ महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक मंच लगा हुआ था। मंच पर आयोजित कार्यक्रमों में मथुरा की प्रसिद्ध गायकी रसिया और उसके बाद ठुमरी का प्रस्तुतिकरण हुआ। यानी पहले मथुरा की प्रसिद्ध गायकी रसिया और उसके बाद ठुमरी का प्रस्तुतिकरण हुआ, यानी बच्चों ने ठुमरी और रसिया देखा। उसके बाद मंच पर तबला और शहनाई की जुगलबंदी को भी बच्चों ने देखा, यानी तबला और शहनाई की जुगलबंदी हो रही थी। एक साथ तबला और शहनाई बजाई जा रही थी। झांसी के बुंदेलखंडी लोक नृत्य के कलाकारों ने परंपरागत वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत किया, यानी उन्होंने बुंदेलखंड की परंपरागत वेशभूषा में एक नृत्य दिखाया। इस नृत्य को देखकर सभी का मन आनंद से भर उठा।
यानी सभी को यह नृत्य बहुत पसंद आया। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं बुंदेलखंडी लोक नृत्य का एक दृश्य। यह देखिए, यहाँ यह कलाकार बुंदेलखंड की परंपरागत वेशभूषा पहन रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बच्चों ने खूब आनंद लिया। अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया जानते हैं। और नया क्या जानेंगे? भाषाएं अनेक, हम सब एक। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब हुआ? बच्चों, हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत बड़ा है और उसमें कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हम सब भाषाएं अलग अलग बोलते हैं, लेकिन बच्चों फिर भी हम सब एक हैं, यानी अलग अलग भाषाओं के बावजूद भी हम सब में एकता है। अब हम उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाओं के बारे में जानेंगे। आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली 4 भाषाएं: खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और बुंदेली। अब हम इन चारों भाषाओं में एक ही वाक्य को कैसे बोला जाता है इसे देखेंगे। बच्चों, जैसे हमें जब किसी का नाम पूछना होता है तो हम पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हारा क्या नाम है। यह तो हुई खड़ी बोली। अब इसी को यदि हम अवधी में बोलेंगे, यानी अवधी भाषा में अगर हमें किसी का नाम पूछना है तो हम बच्चों क्या बोलेंगे? तुहार का नाव अहे। और यदि इसी बात को हम ब्रज भाषा में बोलें तो कैसे बोलेंगे? तिहारो कहा नाम है। और इसी बात को बुंदेली भाषा में बच्चों कैसे बोला जाएगा? आइए मैं बताती हूँ। तुम्हार नाम का है। चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं। जब कोई आता है तो हम उसे कहते हैं आओ बैठो, यानी ये तो हुई खड़ी बोली। आओ बैठो हुई खड़ी बोली। अब इसी बात को अवधी में कैसे बोलेंगे? आवा बैठा। क्या बोलेंगे अवधी में? आवा बैठा। और ब्रज भाषा में आवो बैठो, आवो बैठो। और इसी बात को बुंदेली में बोलेंगे आओ बैठो। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। जब हमें किसी से यह पूछना होता है कि कहाँ जा रहे हो तो हम कहते हैं खड़ी बोली में कहाँ जा रहे हो। और इसी बात को यदि अवधी में बोला जाए तो क्या बोलेंगे? कहाँ जात आहा। इसी बात को ब्रज भाषा में कैसे बोलेंगे? किते कू जाए रहो है। और इसी बात को बुंदेली में कैसे बोलेंगे बच्चों? कहाँ आए जात हाओ। देखा बच्चों, एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में कैसे बोलते हैं? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा में, बुंदेली में। देखिए, एक ही बात को बोलने के तरीके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होते हैं। हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाओं को भी समझने का प्रयास किया। अब बच्चों, हम एक बार संक्षिप्त में यह जान लेते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या क्या जाना। आज हमने सबसे पहले वाराणसी स्टॉल के बारे में जाना था। वाराणसी, जिसे घाटों का शहर भी कहा जाता है। बच्चों, वाराणसी के घाट बहुत प्रसिद्ध हैं। वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर सारनाथ में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की सबसे पहले शिक्षा दी थी। वाराणसी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध है। वाराणसी में जरी और रेशम का काम भी होता है। वाराणसी में बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए। बिरजू महाराज, किशनजी महाराज, गिरिजा देवी, बिस्मिल्लाह खान। और इसके बाद हमने जाना था झांसी स्टॉल के बारे में। झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जनपद है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता और साहस के लिए जानी जाती हैं। झांसी का किला शहर के मध्य बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है और यह देश के बेहतरीन यानी बहुत अच्छे किलों में से एक है। इसके बाद हमने जाना था आगरा स्टॉल के बारे में।
बच्चों, आगरा अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। आगरा में ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, यानी ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग ताजमहल को देखने के लिए देश और विदेश से आते हैं। ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था और ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा में ही फतेहपुर सीकरी है, जिसे अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद हमने जाना था विभिन्न अंचलों की प्रसिद्ध खाने पीने की चीज़ें। हमने लखनऊ महोत्सव में जो खाने पीने की स्टॉल यानी छोटी दुकानें लगी थी उनके बारे में जाना था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से खाने पीने की वस्तुएं लखनऊ महोत्सव में आई थीं, जिनमें हमने समझा था कि बनारस यानी बनारसी का मलाइयो, लखनऊ का मुगलई पराठा, रेवड़ियाँ, आगरा का पेठा और मथुरा का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद हमने लखनऊ महोत्सव में लगने वाले सांस्कृतिक मंच के बारे में जाना था। उस मंच पर रसिया ठुमरी का प्रस्तुतिकरण हुआ। तबला और शहनाई की जुगलबंदी को बच्चों ने देखा। साथ ही बुंदेलखंड के कलाकारों ने अपनी परंपरागत वेशभूषा में एक नृत्य प्रस्तुत किया। और बच्चों, अंत में हमने जाना भाषाएं अनेक हम सब एक के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। बच्चों, अब आप लोग यह पाठ अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कौन सा पाठ? पाठ 14 लतिका की डायरी। आप लोग यह पाठ अपनी पाठ्य पुस्तक से बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा और मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आइए बच्चों, जानते हैं आपको क्या क्या अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। नीचे दी गई तालिका में कुछ शहरों के नाम लिखे हैं। उनके सामने वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ों और इमारतों के नाम लिखें। आप बच्चों देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ कुछ शहरों के नाम लिखे हैं, जैसे लखनऊ, आगरा, मथुरा, कानपुर, झांसी, गोरखपुर। इन सभी जनपदों के बारे में हमने इस पाठ में जाना है। आपको इन जनपदों की प्रसिद्ध इमारतों या खाने पीने की वस्तुओं के नाम इन जनपदों के सामने लिखने हैं। आपकी सहायता के लिए एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले लिखा है लखनऊ। तो लखनऊ में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, क्या जाना था कि वहाँ क्या प्रसिद्ध है? आइए जानते हैं। लखनऊ में हमने जाना था कि लखनऊ का मुगलई पराठा और रेवड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार हमने आगरा के बारे में भी जाना था। आगरा के बारे में हमने जाना था कि आगरा का ताजमहल और वहाँ का पेठा भी बहुत प्रसिद्ध है। अब बच्चों, दो करके मैंने आपको दिखा दिए। 2 शहरों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ का क्या प्रसिद्ध है, क्या वस्तु प्रसिद्ध है या क्या इमारत प्रसिद्ध है। अब बाकी के शहरों के बारे में आपको खुद ही लिखना है, क्योंकि आप इन शहरों के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो अब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ये तालिका बनाएंगे और बाकी के बचे हुए जनपदों की प्रसिद्ध वस्तुओं और इमारतों के नाम उस शहर के आगे लिखेंगे। अब आगे का काम देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं और इन वाक्यों में रिक्त स्थान दिए हैं। आपको वाक्यों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इन वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक रिक्त स्थान की पूर्ति करके मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला रिक्त स्थान है झांसी। रिक्त स्थान क्षेत्र में आता है। तो बच्चों ध्यान से सोचिए कि झांसी किस क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। झांसी आता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसी प्रकार आपको बताना है कि आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है। दशाश्वमेध घाट किस शहर में स्थित है। वाराणसी को काशी और इसके अलावा क्या कहते हैं?
बच्चों मैंने आपको बताया था वाराणसी को काशी और दो नामों से जाना जाता है, एक तो काशी और दूसरा कौन सा है वो आपको इस रिक्त स्थान में भरना है। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध वादक थे। क्या बजाते थे बिस्मिल्लाह खां? आपको इस रिक्त स्थान में वो भरना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट कार्य की ओर। बच्चों आप लोगों को प्रोजेक्ट कार्य करना तो बहुत पसंद होता है। आपका पहला प्रोजेक्ट कार्य है निम्नलिखित बोलियां या भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती हैं। बच्चों यहाँ आप उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख बोलियां या भाषाओं को देख रहे हैं। आपको उन भाषाओं के आगे जिन जनपदों में वह बोली जाती हैं उनके नाम लिखने हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बुंदेली, कुमायूनी और भोजपुरी। तो बच्चों आपकी सहायता के लिए मैं फिर से आपको एक भाषा के बारे में बता देती हूँ। जो ब्रज भाषा है वो उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा आदि जिलों में बोली जाती है। अब बाकी भाषाएं जैसे अवधी, बुंदेली, कुमायूनी, भोजपुरी किन किन जनपदों में बोली जाती है इसका पता आपको स्वयं करना है और आप इसके लिए अपने परिवार के बड़े सदस्यों की भी सहायता ले सकते हैं। आप अपने परिवार में बड़ों से पूछ सकते हैं कि ये भाषाएं हमारे उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों में बोली जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं एक और प्रोजेक्ट कार्य की ओर। यह प्रोजेक्ट कार्य भी आपके लिए बहुत रोचक है। बच्चों लखनऊ महोत्सव में जिन जिन जनपदों के स्टॉल थे उन्हें उत्तर प्रदेश के मानचित्र में चिन्हित करें। आपने देखा, हमने पढ़ा था कि लखनऊ महोत्सव में हमने कुछ स्टॉल्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों की विशेषताओं को जाना था। आपको याद तो होगा ही हमने लखनऊ महोत्सव में किन किन जनपदों के बारे में जाना था। उन्हें आपको उत्तर प्रदेश के मानचित्र में चिन्हित करना है, यानी उन जनपदों के बीच में आपको गोला लगाना है। जैसे आप लखनऊ महोत्सव लखनऊ में तो लगा ही था तो आप लखनऊ को चिन्हित करेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा कि हमने किन किन जनपदों के बारे में जाना है। चलिए मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर देती हूँ। बच्चों हमने जाना था मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी और आगरा के बारे में। आपको अपने घर के बड़ों की सहायता से उत्तर प्रदेश के मानचित्र में इन सभी जनपदों को चिन्हित करना है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपने लखनऊ महोत्सव की अच्छे से सैर की होगी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की होंगी और आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।